लिंक भेज दो मुझे। सर पेन देना, पेन। शुरू करें। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपकी हिस्ट्री की ये लास्ट क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है। वैसे तो संडे के दिन आपकी इंट्रोडक्शन टू लॉ की क्लास हुआ करेगी, लेकिन आज ये आपकी, क्योंकि कल पेपर है हिस्ट्री का आपका, तो आज हम हिस्ट्री की लास्ट क्लास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है जिसमें आपकी 3 किताबें थी। अब वही आज आपका हम जायज़ा लेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर पीछे स्क्रीन पर खुला हुआ है, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो पिछले ब्लॉक में एनआईएस की तरफ से आया था। ठीक है, इसी को हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले एक पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि क्वेश्चन पेपर आता कैसा है, किस तरह के कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, किस मॉड्यूल से किस लेसन से आते हैं, ये पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर वापस हम क्वेश्चन पेपर पर आएंगे। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन का खाका है एनआईएस की तरफ से जो जारी किया गया है कि आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिज़ाइन होगा। सबसे पहले टोटल मार्क्स 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 3 घंटा का आपके पास वक्त होगा। 3 घंटे में आपको ये पूरा सोल्व करना है। ठीक है। वेटेज अलग अलग तरीके से दिया गया है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितने होंगे, एप्लीकेशन स्किल बेस्ड कितने होंगे। हम चलते हैं वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वर्क 1 मार्क्स के जो एमसीक्यू होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कसीरुल इंतखाब सवालात। ठीक है, जिसमें एक सवाल के 4 जवाब दिए होते हैं, उनमें से सही जवाब पहचान कर आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है। सिंपल, इसको बोलते हैं एमसीक्यू। ये 20 सवाल आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, और हर एक सवाल 1 नंबर का होगा, तो इस तरह से ये एमसीक्यू जो है 20 नंबर के हो जाते हैं आपके। इसके बाद है और इसी में ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे। इनमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, इसमें जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपके आते हैं, कॉलम मैच करने के लिए आते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स आते हैं। तो इस तरह के, मतलब एक क्वेश्चन में 2 सब पॉइंट होंगे, तो दोनों 1-1 नंबर के होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो 2 नंबर का बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 15 होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो इस तरह से ये 30 नंबर के बन जाते हैं। 20 और 30 टोटल यहां हो जाता है आपका 50। तो आपने देखा, आपका जो आधा क्वेश्चन पेपर है, यानी टोटल 100 नंबर का है, 50 नंबर में सिर्फ एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होंगे। अगर आप इनका बिल्कुल सही जवाब दे देते हैं, 50 में से 45 40, तो आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। जो 20 नंबर वाले, इसमें तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो सही ऑप्शन है वो आपको पहचानना है और लिख देना है। बाकी जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, सिर्फ 1-1 वर्ड लिखना होगा आपको, और उसमें आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा जो 50% जो आपका क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब वो हम देखेंगे किस तरह से पूरा नॉलेज बेस्ड होगा। अगर आपने लेसन्स पढ़े हैं तो आप आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर। यहाँ 3 तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि 4 हैं। एक मैप भी आएगा आपका। पहला है वेरी शॉर्ट, इसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर है लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो ये हो गए आपके 12 नंबर के। इसी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी 6 होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ये 18 नंबर के हो गए। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपके 5-5 नंबर के, और ये हो जाते हैं आपके 15 नंबर के। ठीक है, 18 12 30 और 15 45। फिर बचते हैं आपके 5 नंबर। 5 नंबर का आपका एक मैप आएगा। एक मैप आपको दे दिया जाएगा इंडिया का, और उसमें आपको 5 जगह के नाम आपको दिए जाएंगे कि ये 5 जगहों के नाम हैं, इनको आप इस मैप के अंदर दर्ज कीजिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, उस वहां लिखा जाएगा दिल्ली,
अब दिल्ली को आपको इंडिया के मैप में पॉइंट आउट करना है, वहां उसका नाम लिखना है कि ये इस जगह है दिल्ली, इस जगह है कानपुर, ये है मुंबई, इस तरह से। ठीक है, एक इंडिया का मैप मिलेगा, क्वेश्चन जो पेपर होगा आपका उसके साथ ही आपको एक मैप दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर बनता है आपका 100 नंबर का। 50 नंबर आपके इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 45 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं और 5 नंबर का आपका मैप हो जाता है। क्लियर है यहां तक? ये हमने एक तरह से पूरा ओवरव्यू लिया है क्वेश्चन पेपर पर का। अब हम चलते हैं डायरेक्ट आपका जो पिछले सेशन में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस पर। हाँ, एक चीज और देख लीजिए इसमें, डिजाइन के अंदर एक टेबल और दी गई है नीचे, वेटेज बाय कंटेंट। किस मॉड्यूल से कितने नंबर का पूछा जाएगा? जो आपका हिस्ट्री में जो एंशेंट हिस्ट्री है 20 नंबर का एंशेंट में से आएगा, 20 नंबर का मिडिवल पीरियड में से आएगा, 15 नंबर का मॉडर्न पीरियड में से आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो मॉड्यूल था मॉड्यूल नंबर 4 मूवमेंट्स जो आपने पढ़े थे 15 नंबर इसमें से, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो आपने रेवोल्यूशन देखे थे, रशियन रेवोल्यूशन वगैरह, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है, इन सब में से 15 नंबर का आएगा। और जो 2 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल मैंने आपको पढ़ाया था 6A एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, इसमें से 15 नंबर का आएगा। इसमें से सिर्फ आपको एक ही करना होगा, या तो 6A कीजिए या 6B कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। सबसे ऊपर लाइन पढ़िए क्या लिखी हुई है। The question paper consists of 51 questions, section A 35 and section B 16 and 22 printed pages plus 1 outline map। ये आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया। इस क्वेश्चन पेपर में 51 सवालात हैं, जिसके सेक्शन ए में 35 सवाल हैं और सेक्शन बी में 16 हैं और 22 प्रिंटेड पेज, और उसी के साथ एक आउटलाइन मैप भी दिया हुआ है, एक नक्शा भी इसी पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप पहले देखेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे कि इसमें जितने पेज लिखे हुए हैं उतने हैं या नहीं। लास्ट में आप देखेंगे मैप दिया हुआ है या नहीं। अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लगती है उसमें कि मैप नहीं है या बीच में कोई पेज मिसिंग है, तो आप फौरन अपना हाथ उठाएंगे और वहाँ जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे बोलेंगे कि सर मेरा पेपर इस तरह से है, इसको आप चेंज कर दीजिए। कुछ भी लिखने से पहले, पेपर पर कुछ भी लिखने से पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे। क्लियर है? फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना होगा, आपके आई कार्ड पर रोल नंबर लिखा हुआ होगा, वो आप सिंपल यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कोड नंबर देख लीजिए। कोड नंबर ये आपको लिखना होता है जो आपकी आंसर शीट है उसके अंदर, कोड नंबर एंड सेट नंबर। ठीक है, जो पूरा ये कोड नंबर है 67TU-S2 67-TUS-2 एंड सेट यू, ये आपको आंसर कॉपी में लिखना होता है। आपने लिखा भी होगा, आपके बहुत सारे पेपर हो चुके हैं। ठीक है, यहां आप सिंपल जिस दिन आपका इम्तहान हो रहा है उसके तारीख और दिन लिख देंगे और ये आप खाली छोड़ देंगे। जो वहाँ निगरान होंगे वो आएंगे, आपका ये पेपर चेक करेंगे। आंसर शीट की जो पहला पेज होता है उसको चेक करेंगे कि आपने एंट्री सही तरीके से की है या नहीं की है। ठीक है, इस पर रोल नंबर लिखा है या नहीं, ये सब चेक करने के बाद वो अपने यहाँ साइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया काम आपका। जो शुरू में जो 15 मिनट आपको मिलते हैं वो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं यही सब काम करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर 2:30 बजे आप फौरन, आपको आंसर शीट मिल जाएगी। 2:30 बजे आप अपना पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। रूल यही है कि 2:15 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाना चाहिए। 2:15 से 2:30 तक आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने स्किप कर रहा हूं फिलहाल क्योंकि आप कई जो क्वेश्चन जो पेपर हैं आपके एग्जाम हो चुके हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, ये सब तकरीबन सेम ही होते हैं। ठीक है,
ये वही चीज़ है, फिर 51 सवालात हैं, सभी सवाल हल कर रहे हैं, नंबर दिए गए हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तमाम हिस्सों में आपको इख्तियारी मॉड्यूल 6A या इख्तियारी मॉड्यूल 6B में से किसी एक का इंतखाब करते हुए सवालात हल करने हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि या तो 6A के सवालात आप हल करेंगे या 6B के। ठीक है, आपने पढ़ा है पूरा 6A, तो इसमें से आप 6A के सवाल हल कर सकते हैं। अब यहाँ सेक्शन दिए गए हैं, हिस्सा ए यानी सेक्शन ए। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से 20 तक, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 21 से 35 तक ऑब्जेक्टिव सवालात, हर सवाल 2 नंबर का, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये होंगे सब। इसके बाद सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ये लॉन्ग, और ये एक होगा आपका मैप, जो मैं आपको बता चुका हूं। वेरी शॉर्ट 30 से 35 वर्ड्स में इसका आपको आंसर लिखना है। शॉर्ट आंसर 50 से 80 वर्ड्स में, लॉन्ग आंसर 80 से 120 में। क्लियर है, ये आप माइंड में रखिएगा। उसी के हिसाब से ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही छोटा, अगर मान लिया आप वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने 2 लाइन में इसका जवाब दे दिया, तो वहाँ आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने इसमें पूरी 10-15 लाइन लिख दी, तो वो भी गलत है। जो वर्ड लिमिट दी गई है उसका ध्यान रखना है, उसी के अंदर आपको जवाब देना है। ठीक है, एक लाइन और यहां लिखी गई है, तमाम सवालात के जवाब आपको फराहम करता जवाब की किताब में देने होंगे। मतलब आप इन सवालों के जवाब इस क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सवाल पढ़ते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होता है उसी पर निशान लगा देते हैं क्वेश्चन पेपर पर। आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इनके जवाब आपकी जवाबी कॉपी में ही लिखने हैं। चलिए, यहां से आपसे सेक्शन ए शुरू होता है। पहला सवाल बताइएगा जवाब इसका। आसार कदीमा की दरियाफ्तों की बुनियाद पर हड़प्पा तहजीब का दौर दर्ज झैल में से किस मुद्दत तक के दरमियान है? शुरू में पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका जो टाइम पीरियड है वो पूछा गया है, कब से कब तक माना जाता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। ऑप्शन ए 2600 से 1900 कबल मसीह, 3600 से 2700, 3700 से 2800, 4500 से 4000 कबल मसीह। जी, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका जो दौर माना जाता है वो 2600 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह माना जाता है। इससे पहले भी थी, इसके बाद भी थी, लेकिन इसी को क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दौर में ये जो सिविलाइजेशन थी अपनी पीक पर थी। इससे पहले धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, और इसके बाद 1900 कबल मसीह के बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगी और लास्ट में ये ख़त्म हो जाती है। तो 2600 कबल मसीह और उसे लेकर 1900 कबल मसीह तक इसका टाइम पीरियड है। आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कुछ सवाल रिपीट भी हो जाएं इस बार। ठीक है, तो नोट भी करते जाइएगा। चलिए, जवाब कैसे लिखेंगे इसका आप? जैसे मैं निशान लगा रहा हूं ऐसे निशान आपको नहीं लगाने हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आपके पास जवाबी कॉपी होगी, आप उर्दू में देंगे ना अगर जवाब, तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर, और जो जैसे मान लीजिए ये आपकी शीट है। ठीक है, ऊपर लिखेंगे आप सेक्शन ए, फिर लिखिए यहाँ जवाब नंबर 1। ठीक है, अब जो सही ऑप्शन है पहले उसका पॉइंट डालेंगे, जैसे ए वाला यहाँ सही है, आप लिखेंगे ए। उसके बाद जो ऑप्शन है ये 2600 कबल मसीह से 1900। ठीक है, हो गया जवाब पहला। वैसे ही दूसरा देना इसी के नीचे, जवाब नंबर 2, जो भी उसका सही होगा वो यहां लिखेंगे। जवाब नंबर 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ साइंस फाउंड इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट? हड़प्पा रस्मुल खत जो है उसमें कितने निशानात पाए गए तकरीबन? जो हड़प्पन रस्मुल खत है वहां की जो लैंग्वेज थी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहे हैं उसमें अब तक तकरीबन कितने निशानात यानी कितने लेटर्स मिल चुके हैं। तो इसकी संख्या है 400, 400 के आसपास है, 400 कुछ है। तो सबसे सही आंसर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका सही आंसर होगा बी। आप लिखेंगे जवाब नंबर 2, यहां लिखेंगे बी, इसके आगे लिख देंगे 400। ये हो गया आपका जवाब देने का तरीका। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन दिया गया है, यहां बीच में लिखा हुआ है और या। अब इसमें इसी के अंदर आपको चॉइस दी गई है कि या तो ये सवाल कीजिए या फिर ये सवाल कीजिए। आप क्या करेंगे? जिसका जवाब आपको अच्छी तरह से आता होगा उस सवाल का जवाब लिखेंगे। ये देख लेते हैं ये वाला। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस? इब्तदाई वैदिक आर्यों की अहम पेशावराना सरगर्मी क्या थी? क्या काम किया करते थे जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे? मार्केटिंग कर सकते थे उस वक्त में वो? पहले आप ऑप्शन ही देख लीजिए कौन कौन से गलत हो सकते हैं। नहीं, उस वक्त में मार्केटिंग कहां से आ गई? तिजारत नहीं करते थे, ज़राअत, अर्ली वैदिक आर्यंस ज़राअत नहीं थी, तो क्या करते थे? पेस्टोरलिज्म यानी चराई। ये क्या होता है वर्ड? ये इसके लिए यूज होता है जो कम्युनिटी जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उन्हें पालते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं और चराते हैं, ठीक है, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है। जो जैसा आप देखते हैं ना बकरी चराने वाले, ऊंट चराने वाले, उसी तरह के काम किया करते थे अर्ली वैदिक आर्यंस। तो अगर आपको ये इसका जवाब नहीं आ रहा है इसे छोड़ दीजिए, ऊपर वाला कर दीजिए। ऊपर वाले का जवाब नहीं आ रहा तो ये कर दीजिए, इसमें आपको इख्तियार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट फेमस शक रूलर? सबसे मशहूर शक हुक्मरान कौन था? शक डायनेस्टी आपने पढ़ी थी, एक बार रिवाइज कर लीजिए उसी में। तो सबसे फेमस रूलर कौन था यहां? विक्रमादित्य नहीं, राजा चोला नहीं, कृष्णदेव नहीं। कौन सा ऑप्शन है? बी, रुद्रादमन। जवाब लिखने का तरीका आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? आप कमेंट सेक्शन में, चैट में भी इसका जवाब दे सकते हैं। आयुर्वेदा के फादर के तौर पर किसे जाना जाता है जिन्होंने आयुर्वेदा की इजाद की? मेरी जगह जी, कौन बता रहा है? एंशियंट हिस्ट्री में आपने नाम पढ़ा था चरक, चरक संहिता किसने लिखी थी? ये चरक नाम है ना, ये आप इसी से एसोसिएट कर दीजिए इसको। बाकी ऑप्शन देख लीजिए कैसे कैसे ऑप्शन दिए गए हैं। कनिष्का, हरिसेना, चाणक्य, कहीं नाम सुना है आयुर्वेद से जुड़ा हुआ इनका? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा ठीक है, ए, चरक। चरक को माना जाता है फादर ऑफ आयुर्वेदा। इसी में भी आपको इख्तियार दिया गया है, उसका जवाब नहीं दे सकते तो इसका जवाब दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर वाला कर चुके हैं। तो फिलहाल हम ये स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इज नोन एज। अमरावती आर्ट के स्कूल की एक अहम खुसूसियत किसके तौर पर जानी जाती है? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की जो वहाँ आर्ट्स बनते थे वो किस तरह की आर्ट हुआ करती थी, बताइए। निगेटिव, नैरेटिव, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव। 4 ऑप्शन है आपके पास। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ की जो आर्ट हुआ करती थी वो हुआ करती थी बयानिया, यानी नैरेटिव आर्ट। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरीश चरित्र किसने लिखी? हर्ष चरित्र उर्दू में, यहां देखिए आपका पेपर इसी तरह से आएगा, पहले आपको इंग्लिश में दिया होगा क्वेश्चन, उसके बाद नीचे उर्दू में। अगर उर्दू में, क्योंकि कुछ नाम आपके ऐसे हैं जो हिंदी या संस्कृत से लिए गए हैं, अगर उर्दू में आपको समझ नहीं आते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़िएगा, नाम आसानी से आपको समझ आ जाएगा। हर्ष चरित्र के मुसन्निफ कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, चरक या फिर कौटिल्य? जी, हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट, ऑप्शन ए। कौटिल्य के बारे में मालूम है? कौटिल्य कौन थे? इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कमेंट में इसमें क्या है, चैट स्क्रीन क्लियर तो है? चलिए ये अब क्वेश्चन आपका आ जाता है मिडिवल हिस्ट्री से। अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन आपने कहाँ से देखे? एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, यानी कदीम दौर की तारीख। अब आपके पास क्वेश्चन है मिडिवल पीरियड से। वो अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स पोज्ड मोस्ट सीरियस चैलेंज टू अकबर। अब अकबर के सबसे ज्यादा परेशान किसने किया, यही पूछ रहे हैं। इनमें से कौन सा राजपूत हुक्मरान अकबर के लिए सबसे ज्यादा संजीदा चैलेंज पेश करता था, जिससे पूरी उम्र जिसने अकबर को परेशान रखा? कौन थे? इनकी कहानी तो काफी सुनी होगी आपने, सोचिए बताइए कमेंट में। हम्म, बीरबल ने लड़ाई लड़ी थी अकबर से? जी, महाराणा प्रताप। जी, बीरबल तो इनके दरबारी थे। मैंने आपको गिनाए थे ना अकबर के नवरत्न, उसमें नाम शामिल था इनका, तो इनके खिलाफ कैसे हो जाएंगे? ये थे राजपूत हुक्मरान महाराणा प्रताप। चलिए, हु वाज द रूलर फ्रॉम डेक्कन हु डिफीटेड द मुगल फोर्सेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर? वो हुक्मरान कौन था जो जहांगीर के दौर में दक्कन शहर और मुगल अफवाज को शिकस्त दी? किसने शिकस्त दी थी? जो साउथ से आया था। ऑप्शन है आपके पास मलिक काफूर, मलिक अंबर, बैरम खान, कृष्ण देव रॉय। मलिक काफूर कौन थे? अभी पढ़ा था आपने कल ही। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है? उन्हीं के साथ नाम मुंसलिक है इनका, मलिक काफूर का। बात किसकी कर रहे हैं हम? जहांगीर की। कितना टाइम पीरियड होगा दोनों के बीच में? अलाउद्दीन खिलजी कहाँ थे? दिल्ली सल्तनत में। जहांगीर कहाँ थे? मुगल सल्तनत में। तो मलिक काफूर तो बिल्कुल गलत है। बैरम खान किसके साथ थे?
जब अकबर कम उम्र में ही उनको बादशाह दे दी गई थी तो किसने तख्त ताज संभाला था वहां? वो थे बैरम खान। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास आएगा मलिक अंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग यूज टू हैड दीवान अर्ज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? सलातीन के दौर में यानी दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज का सरबराह कौन होता था? बताइए। भाई एक बार जो नोट्स भेजे गए थे, जो बनाए गए थे, उनको लिखे होंगे आपने, एक बार उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना आपके एमसीक्यू, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ आपके उनको पढ़ने से ही आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। जी दिमाग लगाइए। दीवाने अर्ज। अरे भाई आप देखिए, ये फारसी के वो थे वर्ड्स, आप ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्या वर्ड आ रहा है यहाँ? दीवाने अर्ज। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अब इसका जो सरबराह होगा, ये वर्ड तो उसमें ज़रूर आएगा। मुशरफ ममालिक में नहीं है, दीवान वकूफ़ में नहीं है, मुस्तफ़ा ममालिक में नहीं है, अरीज़ ममालिक। ठीक है, यहीं देख लीजिए। तो दीवान अर्ज के सरबराह कौन हुए? अरीज़ ममालिक। उर्दू में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अरीज़ ममालिक वर्ड है ये। द हेडमैन ऑफ विलेज अंडर द मुगल्स वाज नोन एज। मुगलिया दौर में गांव का जो सरदार था उसको किस नाम से जाना जाता था? सिकदार, मुकद्दम, फौजदार, अमल गुजार। मैंने आपको बोले थे ये जितने भी इनके महकमे आए थे और इनके जो स्पेशल नाम आए थे ये सभी आपको याद करने हैं। चैट सेक्शन इधर खोल दीजिए। हम्म। तो गांव के सरदार को किस नाम से जाना जाता था मुगलिया पीरियड में? मुकद्दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। In the 13th century, चिश्ती order was established in Deccan by whom of the following? 13वीं सदी में दक्कन में चिश्ती सिलसिला किसके जरिए कायम किया गया? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शहाबुद्दीन सहरवर्दी, बाबा फरीदुद्दीन। जी, मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ हैं? दक्कन में। इनका तो कोई तुक ही नहीं बनता, तो बी ऑप्शन कट जाता है हमारे पास। ये सहरवर्दी हैं, तो चिश्ती सिलसिला से क्या मतलब है? ये भी कट जाता है ऑप्शन। बाबा फरीदुद्दीन भी नॉर्थ नॉर्थ में है, ये भी ऑप्शन कट जाता है। तो साउथ के लिए क्या ऑप्शन बचता है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में इस तरह से निशान बिल्कुल नहीं लगाने हैं, समझ रहे हैं आप? अगर आप इस तरह से निशान लगाते हैं, इनविजिलेटर आपको देख लेता है, आपका क्वेश्चन पेपर देखता है, तो आप पर आरोप लग सकता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं और आपको वहां से भेज दिया जाता है। तो इस वजह से क्वेश्चन पेपर पर किसी भी तरह का निशान न लगाएं। क्वेश्चन पेपर पर सिर्फ आप लिखेंगे रोल नंबर और डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिर्फ ये दो चीज़ आप लिखेंगे। चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लिएस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल निगुण भक्ति संत इन नॉर्थ इंडिया? शुमाली हिंदुस्तान का सबसे कदीम और सबसे ज्यादा मुतासिर कुन निर्गुण भक्ति का संत कौन था? शुमाली हिंदुस्तान का पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और निर्गुण भक्ति का पूछ रहे हैं। ये दो वर्ड पकड़ लीजिए।
चैतन्य, तुकाराम, तुलसीदास या फिर कबीर। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस संत निर्गुण, निर्गुण फेमस, जो ये दो आपने शाखा देखी थी ना, निर्गुण निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति जो ईश्वर की जो वो है मूर्ति वगैरह या उसका आकार प्रकार, उस पर यकीन नहीं रखते थे। ठीक है, तो इसमें सबसे फेमस नाम है कबीरदास, जो निर्गुण भक्ति के शुमाली हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन संत थे। अच्छा, द क्रेडिट फॉर द क्रिएशन ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, पूरा सवाल कहाँ है ये, गोज टू अमीर खुसरो। किस मौसीकी के आले की तख्लीक का क्रेडिट अमीर खुसरो को दिया जाता है? अमीर खुसरो ने कौन सा मौसीकी का आला बनाया? गिटार, सितार, हारमोनियम, बांसुरी। ये पढ़ा था सवाल, मैंने इसको हाईलाइट भी कराया था आपको। सितार बिल्कुल सही जवाब। तुक्का तो नहीं लगाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी तक ये चल रहे थे आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये चल रहे थे मिडिवल पीरियड से। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कहां से आया है। जेम्स अगस्टस हिक्की पब्लिश्ड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इन 1780 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जेम्स अगस्टस ने 1780 में हिंदुस्तान का पहला अखबार किस नाम से शाये किया? ये अब कहां गए आप? मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, तो हिंदुस्तान का पहला अखबार किस नाम से शाये हुआ था बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट कराया था जब मॉडर्न पीरियड आप पढ़ रहे थे। ऑप्शन ए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये तो अभी भी चलता है अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया का। द टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गैजेट, द हिंदू, नव भारत टाइम्स। ये जो 3 अखबार दिख रहे हैं ना आपको, ये आपको आज भी मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। नव भारत टाइम्स आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, एनबीटी के नाम से आता है। ठीक है, द हिंदू इंग्लिश का बहुत फेमस पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी इंग्लिश का बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। तो देखिए उस वक्त में इनकी ज़्यादातर सरकार कहाँ थी? जो एक मरकज़ था अंग्रेज़ों का, वो था बंगाल। ये ध्यान रखिए, बंगाल कलकत्ता में ही तो थे, कैपिटल थी उस वक्त में बंगाल की कोलकाता, बल्कि जो अंग्रेज़ी शासन था उसकी भी दारुल हुकूमत उस वक्त में कोलकाता तक थी। तो आप उसी से रिलेट कर लीजिए इसको, बताइए कौन सा है? बंगाल गैजेट। आनंद मठ जो नॉवेल है वो किसने लिखा? द आनंद मठ नॉवेल वाज रिटन बाय whom ऑफ द फॉलोइंग? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जीबी पंत, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बहुत फेमस उपन्यास नॉवेल है इनका। ये आएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ पढ़ के देखिएगा कभी उपन्यास ये, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए इसी के और में क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डिड द इनिशियल डिस्टर्बेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 का जो इनकलाब हुआ था उसकी इब्तदाई हलचल कहां से शुरू हुई? यानी सबसे पहले इसके बारे में कहां से हलचल शुरू हुई, कहां पर विद्रोह शुरू हुआ 1857 का? दिल्ली, मेरठ, झांसी, बैरकपुर। कौन जवाब दे रहा है? अच्छा, ठीक जवाब है आपका। बाकी लोग भी जवाब दें। मैंने इसकी डेट भी आपको याद कराई थी, 10 मई
1857 क्या हुआ था? मेरठ में, जहां सैनिकों ने बगावत कर दी थी, जो हिंदुस्तानी सैनिक थे, इंडियंस, उन्होंने बगावत कर दी थी। कहां? मेरठ में। ठीक है, चलिए। वेयर वाज द आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद कब रखी? आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाइएगा जी। 1575, 1675, 1775 या 1875? ये देखिए, बहुत ऑप्शन बहुत आसान दिए हैं, 100 साल का अंतर दे दिया है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दयानंद सरस्वती कौन सी सदी में थे। सिर्फ ये पता लगाना है आपको कौन सी सदी में थे। 75 तो सब में कॉमन है, 1500, 1600, 1700, 1800। तो ये जो एक तरह से जागरूक काल हिंदुस्तान में चल रहा था, कौन सी सदी में था? 19वीं सदी में था। तो सिंपल जवाब इसका आपको मिलेगा 1875, 1875। चलिए, कितने हो गए हमारे सवाल? 13 हो चुके हैं। आगे बढ़ें। ये जवाब ऐसे ही आपको ऑप्शन वाले लिखने हैं, सही आंसर आपको ढूंढना है और उसका जवाब लिखना है। अब हम देखते हैं जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि हर तरह के क्वेश्चंस हम कवर करते चलें। आपने इसमें देखा ज्यादातर जो सवालात एमसीक्यू में आए हैं वो मॉडर्न पीरियड से आए हैं। ठीक है, देखिए कितना आसान सवाल है। विच साइड डिड इंडियन सोल्जर फाइट ऑन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? हिंदुस्तानी सिपाहियों ने पहली आलमी जंग के दौरान किस जानिब से लड़ाई की? किसकी साइड से लड़े थे हिंदुस्तानी सैनिक? इसमें थे भाई, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसी में थे। तो सिंपल जवाब बर्तानिया। ये भी उसी से सवाल है, उसी जमाने से। द नेशनल फासिस्ट पार्टी वाज फाउंड बाय होम इन 1921? 1921 में नेशनल फासिस्ट पार्टी किसने कायम की थी, कहां कायम की थी? पूरा मैंने आपको इसकी हिस्ट्री पढ़ाई थी। नाजी पार्टी कहां थी? याद रखिए, नाजी पार्टी कहां थी? जर्मनी में। इसकी क़यादत किसने करी? हिटलर ने। और वैसे ही जब आपसे पूछा जाए फासिस्ट पार्टी के बारे में, तो ये आप लिखेंगे इटली, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़े थे सब मिलजुल कर, ये जर्मनी, इटली, जापान। और किसने इसकी कायम की थी? मैसोलिनी ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फिर आते हैं आपके 20 सवाल एमसीक्यू खत्म हो गए। 21वां सवाल यहां से शुरू हो जाते हैं, 2-2 नंबर वाले सवाल। आपको ज्यादातर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला देखिए, आग की इबादत के शवाहिद कुछ मकामात पर मिले हैं, जैसे किस किस जगह पर आग की पूजा के शवाहिद या इसके जो एविडेंस मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं? एंशिएंट हिस्ट्री में वापस चले जाइए। 2 फेमस शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन के वही हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, यहां में एविडेंस मिलते हैं वर्शिप ऑफ फायर। चलिए नेक्स्ट है, मैरिजेस वर प्रेफर्ड इवन दो वाज फ्रीक्वेंट इन द लेटर वैदिक फेज? शादियां तरजीह दी जाती थी। किस तरह की शादियां तरजीह दी जाती थी? हालांकि बाद के वैदिक दौर में आम थी। वैदिक दौर की बात हो रही है, वैदिक दौर में किस तरह की शादी को तरजीह दी जाती थी और किस तरह की आम भी थी? बताइए क्या लिखेंगे इसमें जी। तरजीह तो दी जाती थी। अब किस तरह की शादियां होती हैं? इसको बोलते हैं यकजोजियत, यानी एक टाइम में एक ही आपका पार्टनर होगा। ठीक है, इस तरह की शादियों को तरजीह दी जाती थी वैदिक पीरियड में। और
आम कैसी थी जी, इसका अपोजिट बना दीजिए यकजोजियत का, कसीर अज़दवाजी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी, जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं एक वक्त में। क्लियर है? तो इसका जवाब इसी तरह से लिखेंगे आप। कैसे? इसका मैं एक तरीका बता देता हूं आपको, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो। जैसे 21वां आपने किया, आप लिखेंगे जवाब नंबर 21। हो सकता है ये इंग्लिश में डालिएगा, कभी टीचर भी ना समझ पाए। ठीक है? और आप दो पेन ले लीजिएगा, एक ब्लू एक ब्लैक, पूरा यहां से यहां तक लिखिए ब्लू में जो सवाल है। ठीक है? जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वाला हिस्सा आप लिखिए ब्लैक पेन से और उसको कर दीजिए अंडरलाइन। क्लियर है? जो चीज आप जवाब के तौर पर लिख रहे हैं उसको आप ब्लैक पेन से लिखिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, और बाकी जो सवाल का हिस्सा है उसको एज इट इज उतार दीजिए ब्लू पेन से। तो इससे एक फर्क पता चल जाएगा कि इसमें क्या जवाब है क्या सवाल है। क्लियर है? फिलअप कर लेंगे इस तरह से आप। एक सवाल और है, देखिए इसको भी याद रखिए। अल्तमश ने सल्तनत को उसके दो बुनियादी सिक्कों फराहम किए, यानी चांदी का और तांबे का। अल्तमश ने दो तरह के सिक्के चलाए थे। चांदी का जो सिक्का था उसे क्या बोलते थे जी? अल्तमश को जानते हैं? कौन है? चचा का बेटा? नहीं, शुरू में चले जाइए आप। जो आपका गुलाम वंश था दिल्ली सल्तनत में, पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आते हैं अल्तमश, रजिया सुल्ताना। तो ये वही वाला अल्तमश है। तो इन्होंने सिक्के चलाए थे। जो चांदी के सिक्के थे, सिल्वर सिक्के, उनको बोला जाता था टंका। ठीक है? चांदी का हो गया आपके पास टंका। हम्म आगे जाकर टका हो जाता है ये, यहाँ टंके ही है। और तांबे का है, तांबे का जो सिक्का होता था उसको क्या बोलते थे? जीतल। ठीक है? बाबर और राणा सांगा की फौजें 1527 में जौके के करीब है मिली थी। कहाँ जंग हुई थी राणा सांगा और बाबर की? 1527 ईस्वी जी। एक इनका युद्ध, एक तो 1526 वाला आप याद रख लीजिए, बाबर का था। जो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और 1527 में जो बाबर का और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था खानवा में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है? खानवा का बैटल इसको बोलते हैं, खानवा की जंग। और ये कहां पर है? खानवा फतेहपुर सीकरी के करीब है। ठीक है? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है, इसको तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। दूसरे अफगान सल्तनत के बानी शेर खान एक अजीम और एक काबिल थे। क्या अजीम थे क्या काबिल थे? क्या लिखेंगे? एक अजीम सिपह सालार और एक काबिल हुक्मरान थे या हाकिम थे? शेर खान। कौन सा शेर खान है ये? शेर शाह सूरी। चलिए, तो ये आपके चल रहे हैं दो दो नंबर के क्वेश्चंस। आपने देखा दो फिलअप्स आते हैं 2 नंबर में, 2 फिलअप्स तो देंगे कम से कम आपको। ठीक है? इसके बाद नीचे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ देखिए एक फिलअप इसमें, एक फिलअप इसमें है। यहाँ एक एक वर्ड आपको भरना है। इन जून 1763 अंडर मेजर एडम्स ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल। 1763 की बात हो रही है। 1763 में जो अंग्रेज ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर एडम्स थे, इन्होंने कौन से नवाब को शिकस्त दी थी? अब आप याद कीजिए। आप बोलेंगे सबसे फेमस नाम नवाब का आपके जुबान पर आएगा नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला कब थे? 1757 बैटल ऑफ प्लासी, याद है? जहां से
ऐसे समझ लीजिए आप कि अंग्रेज जो थे वो एक तरह से काबिज होने का उनका रास्ता बिल्कुल खुल गया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद। उसके बाद उन्होंने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में, वो हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी। लेकिन बात हो रही है 1763। इस वक्त में कौन था? इस वक्त में नवाब था यहां मीर कासिम। तो जहां आपको नाम दिख जाए मेजर एडम्स का, वहां आप लिख देना मीर कासिम से युद्ध हुआ था 1763 में। क्लियर है? सिराजुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए। हाँ, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट सीरियस रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स वाज ऑफ लॉर्ड लिटन्स एक्ट ऑफ 1878। हिंदुस्तानी जबान के अखबारों की तरक्की पर सबसे संजीदा पाबंदी लॉर्ड लिटिन के एक एक्ट की जो 1878 में पास हुआ था उसकी थी। कौन सा एक्ट था वो? बहुत फेमस एक्ट है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया था। जिसके जरिए क्या हुआ था, जो हिंदुस्तानी जबानों के अखबार थे उनको एक तरह से पूरी तरह से जकड़ लिया था, उन पर पाबंदी, सख्त पाबंदियां लगा दी गई थी। कौन सा था? जो लॉर्ड लिटिन ने ये लगाया था, एक्ट पास किया था, ये था वर्नाकुलर एक्ट 1878। वर्नाकुलर एक्ट 1878। इसके जरिए क्या हुआ था, जो हिंदुस्तानी अखबार, इसके जरिए क्या हुआ था, जो आपके हिंदुस्तानी जबानों के अखबार थे उन पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए। बंगाल का मोहलिक कहत ने देही मुआशरे पर बरतानवी पॉलिसी के मोहलिक असरात की गवाही दी। ये कहत जो था बंगाल का, ये कब आया था? हम्म, जी। आपने देखा जब बंगाल का डिवीजन हुआ था, तभी की बात है ये। तो इसको देखिएगा एक बार, बंगाल की जो हिस्ट्री है वो वाली, जहां बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। ठीक है, उस वक्त में वहां कहत भी पड़ा था, वो आप क्लियर कीजिएगा, उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। By the royal proclamation of 1858, India's administration was taken over directly by the abolishing the East India Company's rule। ये मैंने आपको बताया था जब 1857 की बगावत हुई थी, उसके बाद देखिए उससे पहले किसका रूल था डायरेक्ट यहाँ? एक प्राइवेट कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 की जब बगावत होती है उसके बाद क्या होता है, यहाँ का जो रूल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, सरकार जो चलाने का तरीकाकार है, पूरा निज़ाम है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन ली जाती है और डायरेक्ट वो किसके जरिए संभाली जाती है? जो उस वक्त में ब्रिटिश क्राउन, हम इसको बोल सकते हैं। जो इंग्लैंड की जो सरकार थी या इंग्लैंड की जो महारानी थी, उसके अंडर ये डायरेक्ट यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ के जो जो इंडिया में जो गवर्नर जनरल जो नियुक्त किए जाते थे, तकर्रुरी की जाती थी, वो ब्रिटिश क्राउन के जरिए की जाती थी। और यहाँ के बारे में जो कवानीन पास होते थे कि किस तरह से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, वो सब कहाँ पास होते थे? इंग्लैंड की संसद के अंदर। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, यहाँ आएगा ब्रिटिश क्राउन, या आप बोल सकते हैं ब्रिटानिया का ताज या ब्रिटानी सरकार। ठीक है। द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता एंड वर एस्टेब्लिश इन 1857। 1857 में कलकत्ता और यूनिवर्सिटियां कायम की गई। कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटियां कायम की गई 1857 में?
कलकत्ता के अलावा और कहाँ कहाँ? जी, तो 1857 में कलकत्ता के अलावा दो और बड़े शहर हिंदुस्तान के, कहाँ कहाँ? मद्रास और मुंबई। उस वक्त में आप लिख लीजिए इसको बॉम्बे। ठीक है, तो याद रखिएगा 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीन जगहों पर यूनिवर्सिटियां कायम की गई। चलिए, फिर आता है रामाकृष्ण मिशन के बारे में। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, जो जितने भी मिशन हैं ये, दयानंद सरस्वती का और रामकृष्ण मिशन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया रामाकृष्ण मिशन के बारे में, किसके जरिए कायम किया गया और कब। यहाँ लिखेंगे हम आप स्वामी विवेकानंद 1879, स्वामी विवेकानंद। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आपके ये चल रहे हैं दो दो नंबर के सवाल। फिलअप्स बहुत सारे हैं, तो एक एक लाइन पढ़कर जाइएगा। यहाँ दो दिए गए हैं, ये भी वही फिलअप्स हैं एक एक नंबर के। इसके बाद ये देखिए, यहाँ आ जाता है ऑप्शनल मॉड्यूल। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शनल मॉड्यूल 6A, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, भारत में रियासतों की तरक्की। चलिए देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन थे 31 थे ना? हाँ, 31 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। इसके बाद ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हुए हैं। मॉड्यूल पहला आया है, इसमें 32वां क्वेश्चन आया है। इसके बाद आप आइए नीचे, 32, 33, 34, 35। ठीक है, 32, 33, 34, 35, 4 क्वेश्चन इसमें आए हैं। इसके बाद आया है ऑप्शनल मॉड्यूल 6B, कल्चर इन इंडिया, और फिर से 32वां सवाल आ गया। ये देखिए, ऊपर आपने देखे 32, 33, 34, 35, 4 सवाल थे ऑप्शनल मॉड्यूल 6A में। 6B शुरू हुआ, फिर से वही 32वां सवाल, और वही फिर 33, 34, 35। तो इस तरह से दोनों मॉड्यूल में 4-4 सवाल दिए गए हैं। आपको या तो ऑप्शनल मॉड्यूल 6A के 4 सवाल ये करने हैं, या B के 4 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब 31 के बाद 32वां सवाल करेंगे तो वहां आपको ये क्लियर करना है कि आप 32वां सवाल 6A का कर रहे हैं या 6B का कर रहे हैं। ये क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो आप ये आपके जवाब की कॉपी का पन्ना है, ऊपर ब्लैक पेन लीजिए, बड़ा बड़ा लिख दीजिए ऑप्शनल मॉड्यूल 6A, और फिर यहां से शुरू कीजिए जवाब नंबर 32। क्लियर है? आपको पहले ही क्लियर करना है कौन से मॉड्यूल का जवाब दे रहे हैं, फिर आप 32 नंबर डालेंगे। तो देखिए 32वां सवाल 2 नंबर का है, वेरी शॉर्ट, वही है। स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। द नॉर्दर्न ट्रेड रूट कॉल्ड उत्तर पथ, वाइल द साउदर्न रूट कॉल्ड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मगध। शुमाली तजारती रास्ते को उत्तर पथ कहा जाता था, जबकि जनूबी रास्ते को क्या कहा जाता था वो आप बताएंगे। आपको 1 नंबर मिल गया यहाँ। एक पार्ट है ये, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एनी 2। 3 यहाँ ऑप्शन दिए होंगे, 2 के जवाब लिखने हैं। ठीक है, पहला ये है बी सी, ऐसे 3 हो गई, सिर्फ 2 लिखने हैं। ए बी लिख दो, बी सी लिख दो, या ए सी लिख दो। तो इसका जवाब क्या होगा? उत्तर पथ, ये पढ़े थे आपने, उत्तर पथ, और दूसरा क्या था? दक्षिण पथ। भाई जो रास्ता शुमाल में था, शुमाली तिजारत रास्ते को, शुमाल को क्या कहते हैं हिंदी में? उत्तर। तो ये हो गया उत्तर पथ। और जुनूब को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण। तो वो कौन सा था? दक्षिण पथ, या इसको दक्षिण पथ आप बोल सकते हैं।
दक्किन पथ। ठीक है, एक आंसर दे दिया, बी का दे दीजिए, सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ दो ही जवाब देने हैं हम इसमें। हिंदुस्तान को मुगल बादशाहों के तहत मुस्लिम कानून के तहत चलाया जाता था, कौन सा मुस्लिम कानून? इसका तो जवाब दे ही देंगे भाई। मुस्लिम कानून को क्या बोलते हैं? हाँ जी। तो मुगल जो बादशाह थे वो किस कानून के तहत चलाया करते थे? शरीयत के मुताबिक। क्लियर है? टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम जल्दी से इसको कवर करते हैं। विलियम जोन्स संस्कृत अदब का एक बड़ा ज़ख़ीरा तर्जुमा किया और 1785 में बुनियाद रखी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉज वेरी मच देन दोज मुगल इंडियंस। मुगल इंडिया के मुकाबले में ब्रिटिश आर्मी काफ़ी कम थी, मच स्मॉलर, बट हैड बेटर ट्रेनिंग एंड, लेकिन संख्या में कम थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और तकनीक जो थी वो अच्छी थी, इसलिए ब्रिटिश आर्मी जीतती गई। विच बुद्धिस्ट मॉन्क ट्रेवल इन इंडिया ड्यूरिंग विक्रमादित्य राइन। कौन सा बुद्ध भिक्षु विक्रमादित्य के ऐद में भारत आया? कौन सा बौद्ध भिक्षु था? इसको जरूर याद कर लीजिए। जो विक्रमादित्य के जमाने में आया वो था फाहियान। जो कहां से आया था? जी, चाइना से। मगध की दारुल हुकूमत कल ही बताई थी मैंने आपको, मगध। कैपिटल क्या थी मगध की? जल्दी। पाटलिपुत्र। ये क्या लगा दिया? ठीक है, कल ही तो बताई थी भाई, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त का वजीर कौन सा है जिसने अर्थशास्त्र लिखी? अभी ऊपर बताया था मैं कि इसका भी सवाल आएगा। चंद्रगुप्त का वजीर जिसने अर्थशास्त्र लिखी, बहुत फेमस नाम, दो नाम है इनके, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। चाणक्य या फिर कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। ठीक है, चलिए, फिर ऐसे ही इसमें दो सवालों के जवाब देने हैं, बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं, जवाब का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने 6A कर लिया है, 6B के जो ये क्वेश्चन है 32, 33, 34, 35, यानी 35 तक आप ऑप्शन मॉड्यूल 6A में कर चुके हैं, तो ये आप छोड़ देंगे, डायरेक्ट आएंगे 36 पर, जो सेक्शन बी के अंदर हो जाता है 36। सेक्शन बी में वही वेरी शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं, दो दो नंबर के। ठीक है, इसमें इनके जवाब आप लिख सकते हैं 4-5 लाइन के अंदर, या बल्कि 3 लाइन भी काफ़ी हैं। चलिए, मैं आपको इसमें, और ये तो आप आसानी से लिख लेंगे इनके जवाबात, और दो दो नंबर के। फिर इसके बाद इसी में, फिर इसमें भी आएगा इसी तरह से। ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन हो गए आपके 40 क्वेश्चन हो गए। फिर शुरू हुआ 6A, फिर वैसे ही डालेंगे आप ऑप्शनल मॉड्यूल 6A एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, फिर आप 41 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 6B, वही 41 क्वेश्चन, नंबर सेम है 41, तो इसको आप नहीं करेंगे। या तो 6A का 41 कीजिए या 6B का 41 कीजिए। क्लियर है? चलिए, फिर 43, 44
यहां से 3 नंबर के सवालात आपके शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देखिए 3 नंबर का सवाल जो मैंने आपको बताया भी था, और वर्साइल्स के मुआहदे के 3 अहम नुकात की वजाहत करें। ट्रीटी ऑफ वर्साई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने ट्रीटी की थी वर्साई में, और बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे जर्मनी पर। उसके 3 यहाँ नुकात आपको लिखने हैं। मैंने आपको कम से कम 6-7 नुकात वो लिखवाए थे। क्लियर है? और ऐसे ही एक ऑपरेशन सी लोयन का सवाल है। व्हाट वाज ऑपरेशन सी लोयन, जब जर्मनी ने इंग्लैंड पर हमला किया था। ये भी पूरी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में जमीनी बॉर्डर तो था नहीं, बीच में था क्या, समुद्र, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो उस समुद्र को पार करके जब जर्मनी हमला करना चाह रही थी, जो वो ऑपरेशन शुरू हुआ था उसको बोला था ऑपरेशन सी लोयन। क्लियर है? वैसे ही देखिए ये आपका है 5 नंबर में, हाँ ये लॉन्ग सवाल शुरू होगा यहाँ से, जो 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर में देखिए कितना बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलता है। मैंने इसको पूरी डिटेल से बताया था आपको। 1857 की बगावत की नाकामी की वजाहत करें। 1857 की जो बगावत थी वो क्यों नाकाम हो गई थी, बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसकी वजूहात आप। जैसे अपने जो तारीख डिसाइड की गई थी उससे पहले ही बगावत का शुरू हो जाना, कोई एक नेता नहीं होना, ठीक है, कम्युनिकेशन की कमी, बहुत सारी वजह हैं। और जो इक़्तिदार है वो कमज़ोर होना, और उसमें आप जो ब्रिटिश आर्मी थी उनकी जो ताकतवर थी वो भी आप लिख सकते हैं कि तकनीकी तौर पर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो ज़्यादा तकनीकी तौर पर बोलें या फिर कम्युनिकेशन के तौर पर बोलें, वो ज़्यादा अहल थी। ठीक है, तो बहुत सारी वजहें आप आसानी से इसमें 5 नंबर में कम से कम 10-12 लाइन आसानी से आप लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉइंट्स में वजूहात गिनाएं। पहले एक लाइन लिख दें कि जवाब नंबर लिखेंगे, जवाब नंबर 48 48, फिर लिखेंगे 1857 के बगावत की नाकामी की वजूहात दर्जे झेल हैं। ठीक है, तो फिर 1 नंबर डालिए, पहली वजह गिनाइए, 2 नंबर डालिए, दूसरी वजह गिनाइए, 3 नंबर डालिए, तीसरी, तो कम से कम 5 वजह आप आसानी से वहां गिना देंगे। तो इस तरह से जब पॉइंट में आप जवाब देंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पर, कि भाई हाँ इसकी वजह पूछिए, 5 नंबर का सवाल है, इसने पूरी क्लियरली 2-2 लाइन में एक इनकी वजह लिख रखी हैं, 5 वजहें लिख रखी हैं, तो आपको आसानी से नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही प्लास्टिक की जंग की वजूहात यहाँ पूछी गई हैं, ये भी 5 नंबर का है, आसानी से लिख सकते हैं। फिर जो 50वां क्वेश्चन है उसमें 6 और 6B अलग अलग पूछा गया है, तो आप 6A का 50वां करेंगे और 6B को स्किप कर देंगे। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहां भी आए ये ऑप्शनल मॉड्यूल, वहां आपको पेज के ऊपर ही मोटा मोटा लिख देना है कि ये वाला जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये ऑप्शनल मॉड्यूल 6A का कर रहा हूं या 6B का। 6A का कर रहे हैं तो 6A लिखिए, 6B का कर रहे हैं तो 6B लिखिए, तब जवाब नंबर डालेंगे। जैसे यहां था जवाब नंबर 50 और फिर उसका जवाब आप शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका मैप वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूं, मैप का क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये देखिए 5 नंबर का सवाल है, मार्क द फॉलोइंग प्लेसेस लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। ये कुछ नाम दिए गए हैं जगहों के, इन जगहों की लोकेशन मंदरजा झैल मकामात को हिंदुस्तान के नक्शे पर निशानजद करें। कौन कौन से जगह दी गई है? तक्षशिला, तक्षशिला कहां पर थी? मैंने दिखाया था कल भी मैप के अंदर आपको। तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी, सांची, मगध, सब पढ़ाए हुए हैं ये। तो देखिए ये सवाल होगा, उसके नीचे आपको मैप दिया हुआ होगा। हाँ, सवाल के बाद इस जो मैप वाला सवाल है इसके नीचे एक और सवाल लिखा गया होगा जो सिर्फ इन लोगों के लिए होगा, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, जिनको मतलब देखने में दिक्कत है, जो देख नहीं सकते सही तरीके से, उनको मैप वाले सवाल से छूट मिलती है, वो ये सवाल
करते हैं। अब माशाल्लाह आप सभी तंदुरुस्त, बल्कि आपकी तो निगाहें और भी ज़्यादा तेज़ हैं, तो आपको ये सवाल नहीं करना है, आपको करना है मैप वाला सवाल। अगर आप सही सलामत हैं और आप ये सवाल करते हैं, मैप वाला नहीं करते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका मैप। इस तरीके से मैप के अंदर फिर से आप रोल नंबर लिखेंगे ऊपर, यहाँ जो आपके आई कार्ड पर लिखा होगा, और यहाँ देखिए क्या बात लिखी है, इस नक्शे को अपने जवाब की किताब के साथ मुंसलिक करें। यहाँ कैंची सी दी हुई है, ये जो आपका पेपर होगा ना, क्वेश्चन पेपर, उसके लास्ट पेज पर ये नक्शा होगा। पहले आप आसानी से इसको पहले फिल करेंगे। वो जो 5 शहरों के नाम दिए गए थे ना ऊपर, वो इस पे पॉइंट आउट करके उनका नाम लिखेंगे, और उसके बाद जब ये हो जाएगा हल, इसको यहाँ से फाड़ेंगे और जो जवाब की कॉपी है उस पर मुंसलिक करेंगे। आप कहेंगे सर मुंसलिक कैसे करें? तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको या तो स्टेपलर देंगे, जवाब की कॉपी के साथ इसको पिन कर देंगे मैप को, या फिर एक धागा दिया जाएगा आपको, ठीक है, उसमें छेद कीजिए जवाब की कॉपी में और इसमें, और इसको धागे से आप बांध देंगे जवाब की कॉपी के साथ। अगर आपने ये भर दिया और इसको जवाब की कॉपी के साथ अटैच नहीं किया, अपने साथ ही लिया है, तो भाई क्या फ़ायदा, इम्तहान जो मुमतहिन है उस तक तो पहुंचेगा नहीं। तो आपको ये फिल करना है मैप, जो 5 जगहें बताई गई हैं उनको निशानजद करना है इसमें बाकायदा पेन से, उनका नाम लिखना है, और फिर इसको यहाँ से ये फाड़ कर, जहाँ ये कैंची का निशान लिखा गया है, जो निशान आपको दिख रहा है, इसको जवाब की कॉपी के साथ बांधना है, या फिर स्टेपलर यानी पिन लगाना है। क्लियर है? बिल्कुल। और बांधते वक्त भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल किनारे से बांधते हैं, तो जब कॉपियाँ जब चेक होने जाती हैं, पूरी गड्डी की गड्डी जाती है, कोई ऐसे खींचता है, कोई ऐसे फेंकता है, तो कभी कभी क्या होता है मैप निकल जाता है। जिसने बहुत लूज बांधी गांठ, या फिर बिल्कुल किनारे पर अगर यहाँ छेद किया, यहाँ उसने धागा बांधा, इधर कोई खींचेगा, पेपर फट के बाहर हो जाएगा, फिर उस पर कोई समोसा खा रहा होगा आपके 5 नंबर पर। ठीक है, तो चलिए अब इसे हल करें। पहला क्या था? तक्षशिला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिए गए हैं, जो मैंने महाजनपद वाला मैप आपको दिखाया था, ठीक है, जो 16 महाजनपद थे उसी टाइम के ये शहर दिए हुए हैं, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी, सांची, मगध। तो मैप हम एक बार फिर देख लेते हैं, 5 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए एक सोल मैप मैंने यहाँ रखा है आपको दिखाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ खाली मैप आपको दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको ये दिखाने के लिए मैंने अटैच किया है कि ये जो सवाल पूछा गया है महाजनपद वाले में से पूछा गया है। तो आप देखेंगे तक्षशिला ये गंधारा की राजधानी थी। आप इसका एरिया लगा लीजिए, ये आपका नेक मान लीजिए यहाँ से लेफ्ट साइड में। तो आप क्या करेंगे, जो मैप है पेन लीजिए ब्लैक या ब्लू, यहाँ छोटा सा एक डॉट लगाएंगे ऐसे, और यहाँ लिख देंगे तक्षशिला। नहीं नहीं नहीं, एक बात और, हाँ, तक्षशिला ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ना तक्षशिला, हाँ फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप यहाँ फर्स्ट और लिखेंगे। क्या आप इस सवाल के पहले ऑप्शन का जवाब दे रहे हैं कि भाई साहब तक्षशिला जो है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऐसे, तक्षशिला जो है ये रहा, ठीक है। उर्दू इंग्लिश में लिख दीजिएगा, उर्दू में लिखना चाहे उर्दू में भी लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जरूर, स्पेलिंग नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, पेपर में आपको दी हुई है स्पेलिंग, वहां से देख के लिख दीजिए, लेकिन लोकेशन पता होनी चाहिए कहां पर है तक्षशिला। अब अगर आप यहां तक्षशिला लगाने लगे तो इसको आपका जवाब, इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। लोकेशन आपको सही लगानी है, ठीक है। और शहरों की लोकेशन देख लीजिए। ये है आपका उज्जैनी, ये शहर भी पूछा गया है, लोकेशन देख लीजिए कहाँ है। ये जो कट यहाँ दिया गया है गुजरात वाला, इससे थोड़ा ऊपर आइए, यहाँ पर दिया गया है उज्जैनी। ऐसे ही डॉट लगाएंगे और नाम लिखेंगे और ऑप्शन भी लिखेंगे कि सेकंड ऑप्शन था।
ठीक है। मगध की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए पाटलिपुत्र, ये रही, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ये भी पूछी जा सकती है। पाटलिपुत्र कहाँ है? लोकेशन देखिए, ये वाला नेपाल का हिस्सा हो गया ऊपर वाला, इससे थोड़ा नीचे आइए, यहां हो गया पाटलिपुत्र। क्लियर है? और कुरुक्षेत्र, ये देखिए। मथुरा आपसे पूछा है 3rd नंबर पर, मथुरा दिल्ली से, दिल्ली वाला इलाका आपका हो गया, ये आ गया नेपाल, यमुना, यमुना के किनारे ही है, तो ये वाला आपका इलाका है दिल्ली। इसके थोड़े साउथ में आइए, आपको मिलेगा मथुरा। ठीक है, ये आ गया आपका अयोध्या, कौशाम्बी, प्रयागराज। तो एक बार मैप जरूर देखिएगा, जो महाजनपद वाला मैप है, मैं दिखा दूं आपको। सिटीज ऑफ महाजनपद, जरूरी नहीं आपसे शहर भी, शहर ही पूछे जाएं, आपसे नदियां भी पूछी जा सकती हैं। और अगर एंशेंट हिस्ट्री में से मैप दे दिया तो आपसे वो भी पूछा जा सकता है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, और हड़प्पा कहाँ पर था, आपका लोथल कहाँ पर था, जो एंशेंट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे। ठीक है, ये देखिए, इसमें भी वही शहर दिए हुए हैं। आपका उज्जैनी हो गया, कौशाम्बी, मगध, वैशाली और मथुरा, तक्षशिला, ठीक है, राजगिरी, व्रज्जी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर। तो ये तो हो गए महाजनपद वाले शहर। अब हम्म, मैं आपको वो और दिखा दूं, एक बार आपके जहन में आ जाए, तो ऐसा ना हो अगर आपसे एंशंट हिस्ट्री इंडस वैली का मैप पूछ लिया तो उसमें भी आप लगा सकें इन शहरों के नाम। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट साइट्स, ये क्या आ गया भाई? हम्म, हड़प्पा, ये देखिए, ये क्लियर नजर आ रहा है आपको? नहीं, पहली बात तो इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने भी आपको शहर मिलेंगे पुराने, ये यहीं मिलेंगे इंडिया पे। ऐसा ना हो कि आप इधर बीच में कहीं हिंदुस्तान के बीच में लगा दें। ये देखिए, मैं एक बार फिर दिखा दूं, ये देखिए, इधर तो आना ही नहीं है अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपको मैप पूछे जाए। जो इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का इलाका है, इंडिया का बॉर्डर जो है, इसी इलाके में आपको रहना है। मैन जो है, ये देखिए हड़प्पा, ठीक है, इंडस नदी के किनारे ही। मोहनजोदाड़ो थोड़ा साउथ में आएंगे हड़प्पा से, धोलावीरा गुजरात में आएंगे, और धोलावीरा से नीचे आएंगे तो लोथल, ये रहा लोथल। ये 4-5 इंपॉर्टेंट इसमें जगह हैं। फिर देख लीजिए, लोथल जो बिल्कुल पोर्ट था उस वक्त में समुद्र के किनारे, गुजरात में आ जाइए, बिल्कुल यहाँ किनारे पर लोथल। इसके बाद ये रहा मोहनजोदाड़ो, थोड़ा ऊपर जाइए हड़प्पा, ठीक है, और कालीबंगा, एक शहर ही है कालीबंगा। ठीक है, तो इन साइट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। धोलावीरा, धोलावीरा और लोथल गुजरात के अंदर। धोलावीरा थोड़ा आपका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, गुजरात में ही, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर। और लोथल जो है वो थोड़ा ईस्ट साइड आई है, गुजरात में ही, समुद्र के किनारे, जो आपकी ये खलीज है बिल्कुल इसके ऊपर। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
छोड़ के मत आइएगा कुछ भी, ठीक है। जवाब ज़रूर लिख कर आइएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कोई सवाल हो आपको इससे मुताल्लिक तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपना ये सेशन यहीं एंड करते हैं। आपको बहुत बहुत दुआएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बहुत अच्छे से करके आइएगा और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाइएगा, ठीक है। और वहाँ सुकून से आप इम्तहान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।